हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। माई सेल्फ निखिल। और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, जो कि पढ़ता है केमिस्ट्री पोर्शन में, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6। इस क्या होता है, कार्बन सिंबल इसका है सी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कार्बन क्या होता है, कार्बन के कंपाउंड कौन कौन से हैं, उन सभी को हम जानेंगे। कुछ इसके इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में भी इस चैप्टर में आपको बताया गया है, और कार्बन के जो है अनोमलस बिहेवियर के बारे में बताया गया है। उनके कंपाउंड्स के नाम कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में आज आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। In the last chapter, we came to know many compounds of importance to us. In this chapter, we will be studying about some more interesting compounds and their प्रॉपर्टीज। पिछला जो चैप्टर था मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, है ना। उससे पिछले चैप्टर में भी कुछ कंपाउंड्स के बारे में हमने पढ़ा था, कुछ सॉल्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंट। तो इस चैप्टर में भी हम वैसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और कंपाउंड के बारे में जानेंगे। ऑल्सो वी शैल लर्न अबाउट कार्बन। कार्बन जो एलिमेंट है उसके बारे में जानेंगे, और उसके इमेंस सिग्निफिकेंस, बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी है हमारे लिए, कैसे ज़रूरी है वो दोनों एलिमेंटल फॉर्म में भी और उसके कंपाउंड्स की फॉर्म में भी, उसके कंबाइंड फॉर्म में भी। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में हम जानेंगे। देखते हैं, एक एक्टिविटी हमें यहाँ पे दी है। एक्टिविटी में हमसे बोला गया है कि मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड सिंस द मॉर्निंग। आपने क्या करना है, कोई 10 चीज़ें लिखनी है जो भी आपने सुबह से यूज़ की हुई हैं, या जिनको आपने खाया हुआ है। ठीक है, तो खाने के लिए कुछ भी आप लिख सकते हैं जो भी आपने सुबह से कंज्यूम किया है। जैसे कि कुछ एक चीज़ें हम लिख रहे हैं, मिल्क हो गया, चपाती हो गया, है ना, और कुछ क्लोथ हमने पहने हुए हैं, क्लोथ हो गया, शूज़ हो गया। ठीक है, तो कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो हमने सुबह से यूज़ की हुई हैं। कुछ और हमने खाना खाया था तो प्लेट यूज़ की होगी, है ना, हमने स्पून यूज़ किया होगा। तो ऐसे 5-10 चीज़ें आपने लिखनी है, और ये जो आप चीज़ें लिखेंगे, आपका जो दोस्त आपके साथ बैठा होगा वो जो चीज़ें लिखेगा, उनको आपने मिला के कंपाइल करना है। और यहाँ पे जो 3 कॉलम आपके पास दिए हैं, उनमें से किसी एक कैटेगरी में इसको लिख देना है। सिंपल है, ठीक है। जैसे कि मिल्क और चपाती, तो ये मेटल की बनी हुई चीज़ नहीं है, क्ले की बनी हुई चीज़ नहीं है, ग्लास की बनी हुई चीज़ नहीं, तो अदर में आ जाएगी कि मिल्क हमने यूज़ किया है या चपाती यूज़ की। ठीक है, क्लोथ, शूज़, जो क्लोथ है वो वो भी अदर में आ जाएगा। क्लोथ या शूज़ जो है वो अदर में आ गया। प्लेट जो है वो मेटल की बनी थी, है ना। स्पून ये भी मेटल का ही बना था, तो ये इसमें आ गया। तो ऐसी और भी जो चीज़ें आपने सुबह से यूज़ की हैं, आप उनके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, इसको लिखने का क्या मतलब है, या इसको क्यों हम लिख रहे हैं? देखो, तो ये जो आपने चीज़ें सुबह से लिखी हैं, हम इनमें से देखेंगे अभी आगे कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कार्बन से बनी हुई हैं, ठीक है? जैसे कि हम डिस्कस करें तो प्लेट और स्पून काफ़ी बार जो हम यूज़ करते हैं, या तो वो मेटल की होती हैं, तो स्टील की बनी हुई होती हैं, या बहुत बार वो क्ले की भी बनी हुई होती हैं, ठीक है? स्टील की बनी होंगी या फिर क्ले की बनी होंगी। अगर वो स्टील की बनी है, देखो बच्चों, जो स्टील है उसमें होता है आयरन और कुछ अमाउंट में कार्बन। तो देखो, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो भी हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसमें किसी न किसी रूप पे कार्बन प्रेज़ेंट है। अदर में जो-जो चीज़ें आ रही हैं, जैसे मिल्क, चपाती, क्लोथ, शूज़, इन सभी में किसी न किसी फ़ॉर्म में जो है कार्बन प्रेज़ेंट होता है। तो ये हमें बता रहा है, देखो, लुक एट द आइटम दैट कम इन द लास्ट कॉलम।
your teacher will able to tell you the most of them are made up of compound of carbon। जैसा हमने अभी देखा कि जो लास्ट कॉलम में जो चीजें आई हुई थी मैक्सिमम उनमें से कार्बन की किसी कंपाउंड की हेल्प से बनी थी। कैन यू थिंक ऑफ द मेथड टू टेस्ट दिस? क्या आप इसको टेस्ट कर सकते हैं कि कोई एक ऐसा तरीका है? तो आपको पता होगा कि कार्बन जब भी जलता है, जलने के लिए क्या जरूरी होता है? ऑक्सीजन जरूरी होती है। तो जब भी कार्बन जलेगा तो वो एक गैस रिलीज कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हीट एनर्जी वो देता है। तो आप इस टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं उसको चेक करने के लिए कि क्या उन चीज़ों में कार्बन था, कार्बन प्रेजेंट था। अगर उनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकल रही है तो उसमें ज़रूर कार्बन रहा होगा। तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप क्लोथ को जला के देख सकते हैं, क्लोथ का कोई पीस जला के देख सकते हैं कि उनमें कार्बन था या नहीं था। डू यू नो ऑफ एनी टेस्ट टू कंफर्म दिस? तो ऐसा भी एक टेस्ट होगा जो इसको कंफर्म करवा सकता है। कैसे कर सकते हैं इसको कंफर्म? तो आप इसको लाइम वाटर से पास कर सकते हैं। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसको लाइम वाटर, चूने के पानी से इसको पास कर सकते हैं, और फिर उसका कलर जो होगा हो जाएगा वो हो जाएगा मिल्की। अगर उसमें मिल्की अपीयरेंस आ जाती है तो उसमें ज़रूर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। तो इससे ये कंफर्म हो सकता है, ये कंफर्मेशन के लिए इसका टेस्ट हो गया। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान से समझना है, करना है। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। देखो, फूड, खाने की जो चीज़ें, क्लोथ, मेडिसिन, बुक्स और मैनी थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर बेस्ड ऑन दी वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। वो किसी न किसी फॉर्म से कार्बन पे बेस्ड हैं, कार्बन से बनी हुई हैं। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। उसके अलावा जितने भी लिविंग आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे, जो भी लाइफ है अर्थ पे, तो अर्थ पे आपने याद रखना है कि कार्बन बेस्ड लाइफ है। कार्बन बेस्ड का क्या मतलब है कि जो भी एनिमल्स हैं या प्लांट आपको दिखते हैं, जितनी भी जिंदा चीज़ें आपको दिखती हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक क्यों ना हो, उन सभी में कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है किसी न किसी फॉर्म में। The amount of carbon present in the earth crust and the atmosphere is quite meager। बहुत कम कार्बन प्रेजेंट होता है अर्थ में और एटमॉस्फेयर में। अगर आप अर्थ क्रस्ट में देखें, अर्थ क्रस्ट क्या होती है? अर्थ का सबसे ऊपरी जो परत है ना, उसके नीचे आता है मेंटल, और उसके नीचे कोर। तीन लेयर में अर्थ को डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे ऊपर की जो लेयर है वहीं, वहाँ पे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वही हम यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम देखें तो सिर्फ 0.02% कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, बहुत कम अमाउंट है, कम परसेंटेज है। और एटमॉस्फेयर में अगर हम देखें, देखो, कार्बन जो प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट में सबसे ऊपर वाली लेयर में, तो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? वो मिनरल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, मिनरल्स की फॉर्म में कैसे? जैसे कुछ एक मिनरल्स उसके बताए, कार्बोनेट्स। कार्बोनेट कैसे हो गया? जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, जैसे मार्बल या फिर चूना, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक मिनरल हो गया कार्बन का। हाइड्रोजन कार्बोनेट देखा है आपने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कोल, तो कोल में भी कार्बन प्रेजेंट होता है। और पेट्रोलियम, ये भी कार्बन का ही एक फॉर्म है, या कार्बन का ही एक कंपाउंड है। हमारे एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे प्रेजेंट होती है। हमने देखा है बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज जो है 0.03% है। In spite of this small amount of carbon available in nature, the importance of carbon seems to be immense। बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होने के बावजूद भी कार्बन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे कंपाउंड जो हैं वो कार्बन के बने हुए हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड्स टू द एनोमली। जिस बात की हमारी पुष्टि करेगी कि कार्बन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसकी बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल एक नेचर है। चलो इसको देखेंगे आगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक इस चैप्टर का आपको बता रहा है वो है बॉन्डिंग इन कार्बन एंड कोवलेंट बॉन्ड। अब ये बॉन्डिंग इन कार्बन का क्या मतलब है और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है?
तो इसके बारे में हम जानेंगे। देखो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। अभी आप 10th में पढ़ रहे हैं, 10th के बाद +1 +2 जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कार्बन की बॉन्डिंग और उसके जो कोवलेंट बॉन्ड है उसके बारे में आप जानेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसको आपने ध्यान से बिल्कुल समझना है। और चलिए इसको देखते हैं आगे क्या बता रहा है, बॉन्डिंग कार्बन में कैसे होती है। देखो इसमें से थोड़ा-सा आपको पहले रिवाइज़ करवा रहा है कि इससे पिछले चैप्टर में आप आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी आयनिक कंपाउंड की, कि आयनिक कंपाउंड बिल्कुल हार्ड मटेरियल होते हैं, हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं। दूसरा, उनके हाई मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हम बताया था कि ये सॉलिड स्टेट में तो अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, सॉलिड स्टेट में ये होते हैं इंसुलेटर, ठीक है, जो बिजली कंडक्ट नहीं करते। पर लिक्विड या फिर मोल्टन स्टेट में, लिक्विड और मोल्टन स्टेट में ये अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं और इनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है इनके आयंस के अंदर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। इसका रेफरेंस हम यहाँ पे ले रहे हैं। वी सॉ दैट आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। वी ऑल्सो saw how the nature of bonding in ionic compound explain these properties। ये भी हमने पढ़ा है कि कैसे लगता है ना, कैसे ये प्रॉपर्टी बनती हैं, कैसे आयनिक कंपाउंड का नेचर एक्सप्लेन करता है कि इनकी प्रॉपर्टी के बारे में। लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कुछ कंपाउंड हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं इस टेबल में, उसके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी हमें साथ में दिए, मेल्टिंग पॉइंट भी लिखे हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी लिखे हैं। चलो इनको हम डिस्कस करते हैं, इनको हम देखते हैं एक बार क्या बता रहा है। देखो सबसे पहले है एसिटिक एसिड, ये कार्बन का एक कंपाउंड है। इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखें, देखो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 273 केल्विन, ठीक है। और 273 केल्विन से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, सिर्फ देखो कितना ज़्यादा हुआ ये, 17 डिग्री लगभग, ठीक है। तो 27 डिग्री, सॉरी 17 डिग्री सेल्सियस पे जो एसिटिक एसिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और 100 डिग्री से पहले ही वो बॉयल होना भी स्टार्ट हो जाता है। क्लोरोफॉर्म के बारे में देखें तो 0 डिग्री से पहले ही वो मेल्ट हो चुका होता है और सिर्फ 334 जो केल्विन है टेम्परेचर, ठीक है, तो उस पे वो बॉयल होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो इन कंपाउंड को जब हम देख रहे हैं, इनमें आपको दिखेगा कि सभी के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, बाकियों के तो और ज़्यादा कम है इनसे, है ना। इनके भी देखो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है आयनिक कंपाउंड के साथ अगर इनको कंपेयर करें, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें क्लियर हो रही है कि कम से कम कार्बन के जो कंपाउंड हैं उनमें जो बॉन्ड है वो आयनिक नहीं है, आयनिक से थोड़ा सा अलग है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये कार्बन के जो कंपाउंड है इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर भी नहीं है, जो दूसरी प्रॉपर्टी होती थी आयनिक कंपाउंड की, जो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे या सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। फ्रॉम द डाटा ऑन बॉइलिंग and melting point of above compound, we can conclude that the force of attraction between these molecule are not strong। क्योंकि इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इसीलिए कम है। सिंस these compounds are largely non-conductor of electricity, we can conclude that bonding in these compound do not give rise to any ions। क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर नहीं हैं, इसलिए एक बात ये बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इनकी बॉन्डिंग में आयन जो है इन्वॉल्व नहीं है, आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती। आयन की फॉर्मेशन होती है आयनिक कंपाउंड में, कैसे देखो सोडियम और क्लोरीन था, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता था क्लोरीन को और ये सोडियम आयन बना देता था और क्लोरीन बन जाता था क्लोराइड आयन, ठीक है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग
आयनिक बॉन्ड बनता था, ठीक है। एक आयनिक बॉन्ड तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता था, इसलिए ये जनरली हार्ड भी होते थे, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे आयंस इन्वॉल्व हैं इसलिए अच्छे कंडक्टर भी इलेक्ट्रिसिटी के होते थे, जो कि हमें कार्बन के कंपाउंड्स में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। बार बार हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि कार्बन के कंपाउंड, अच्छा तो कैसे हैं, आयनिक नहीं हैं तो कैसे हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, ये भी देख लेते हैं आगे, ठीक है। इन क्लास 9th we learned about the combining capacity of various element and how it depend upon number of valence electron। देखो क्लास 9th में हमने पढ़ा है कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और उन पे कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे डिपेंड करती है, कितने बॉन्ड बनाता है कोई चीज़, ठीक है। तो हमें लगता है पता नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो थोड़ा सा कार्बन के बारे में भी देख लेते हैं, उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, है ना, और क्या उसकी वैलेंसी बनेगी फिर। देखो कार्बन, सबसे पहले इसका सिंबल है हमारे पास सी, और एटॉमिक नंबर है कार्बन का हमारे पास 6। तो 6 एटॉमिक नंबर का मतलब हुआ उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है, ठीक है। और 6 इलेक्ट्रॉन को अगर हम शेल्स के अंदर उसको अरेंज करें तो सबसे पहले के शेल, फिर आ जाती है एल शेल हमारे पास। के शेल में आ गए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बचते हैं हमारे पास कितने, 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके पास एल शेल के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन जो है शेल्स के अंदर अरेंज होते हैं कार्बन के एटम में, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसको बोलते हैं हम वैलेंस शेल, ठीक है। ये आपको याद होगा। वैलेंस शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए यहाँ पे जी 4, ठीक है। अब इन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कैसे हमें इसकी वैलेंसी का पता लगेगा, देखो अब कोई एलिमेंट तब कंबाइन करता है या इसीलिए कंबाइन करता है ताकि वो अटेन कर सके नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन, ठीक है। उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी उसी चीज़ पे डिपेंड होती है कितने बॉन्ड बनाएगा। इस नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए ये जो भी एलिमेंट होता है जनरली उसके एटम्स या तो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन या लूज कर देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल में नोबल गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो वैसा ही कार्बन के केस में हम देखते हैं कि कार्बन को अगर नोबल गैस बनना है तो देखो नोबल गैस कन्फिग्रेशन कौन सी है, एक तो है हीलियम जिसमें जो वैलेंस शेल है, के वैलेंस शेल है उसमें होते हैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और दूसरी है नियॉन जिसमें के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में है 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इसके नज़दीक वाली 2 नोबल गैस हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब कार्बन को इनमें से किसी एक की तरह बनना है तो कार्बन को क्या करना पड़ेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर देगा 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे के में, तो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। या फिर 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एल शेल में, 4 हैं ऑलरेडी, 4 और गेन कर लेगा 8 हो जाएंगे, और ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। तो इस तरह से इनमें से कि कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन ही अटेन कर सकता है बाय गेनिंग और लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन। इसको कितने, कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करना बच्चों वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्यों, देखते हैं क्यों मुश्किल हो जाता है। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन, देखो 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लेगा तो ये आयन बन जाएगा C4 नेगेटिव, ठीक है। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। देखो इसके पास इसका एटॉमिक नंबर था 6, तो 6 ही इसके पास न्यूक्लियस के अंदर
प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन के नंबर भी 6 होंगे, और इलेक्ट्रॉन थे पहले 6 और 4 इस नेगेटिव मतलब 4 इसने और गेन कर लिया है। 4 नेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन आ गए हैं इसके पास 4 एक्स्ट्रा, तो 6 + 4 हो गया जी 10। 6 प्रोटॉन जो न्यूक्लियस है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं रख कर पाएगा, उसको बांध के नहीं रख पाएगा, इसलिए जो आयन बनेगा वो अनस्टेबल होगा और ज़्यादा देर तक वो बना नहीं रह पाएगा, एकदम से टूट जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ तो मुश्किल हो गई। कार्बन जो है C4 नेगेटिव नहीं बना पाएगा, और ये आयनिक बॉन्ड कम से कम इस तरह से नहीं बना पाएगा। तो दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका कौन सा है? जब कार्बन क्या करे, कार्बन C4 पॉजिटिव आयन बनाए, ठीक है। पॉजिटिव आयन का मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं और ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है प्रोटॉन की वजह से, ठीक है। प्रोटॉन थे 6, इलेक्ट्रॉन भी थे 6, इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन चले गए और जिसकी वजह से प्रोटॉन 4 एक्स्ट्रा हो गए, उनकी वजह से 4 पॉजिटिव चार्ज और बचे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इसमें क्या दिक्कत है? It could lose 4 electron forming C+4 cation, but it would require large amount of energy to remove 4 electron, leaving behind a carbon cation with 6 proton in its nucleus, holding just 2 electron. तो उसमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी हमें एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, ठीक है। कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल के ले गए, ठीक है, वो आसानी से दे देगा, दूसरे के टाइम पे और मना करेगा, तीसरे के टाइम पे और ज़्यादा मुश्किल इसके लिए हो जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन एक के बाद एक निकालना तो एक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कार्बन जो है C+4 कैटायन भी नहीं बना सकता। तो ये दोनों ही तरीके नेगलेक्ट कर दिए कार्बन ने। कार्बन अब आयन बनाएगा ही नहीं, तो फिर ये कैसे बॉन्डिंग करेगा? ये हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। कार्बन कैसे बॉन्डिंग बनाएगा, और ये कोवलेंट बॉन्ड की जो हमने बात की थी, तो ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगली वीडियो में इसको हम देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। कोई भी डाउट इससे रिलेटेड हो तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू।